गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक हमने ये पढ़ा कि प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता, और प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता में हमने पढ़ा दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। विभेदन क्षमता के साथ साथ हमने विभेदन सीमा भी पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करके पढ़ रहे थे कि प्रकाश का ध्रुवण। और प्रकाश के ध्रुवण में मैंने ये कहा था कि विद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश दोनों लंबवत होते हैं तथा इन दोनों की लंबवत तरंग संचरण की दिशा होती है। यानी जो तरंग होती है इन दोनों के लंबवत दिशा में क्या होती है, संचरित होती है, ठीक है। उसके साथ साथ हम आगे पढ़ेंगे आज प्रकाश का ध्रुवण पढ़ा। इसमें पहला पॉइंट लेके चल रहा हूं मैं, कंपन तल, वाइब्रेशन प्लेन, कंपन तल। अब ये कंपन तल होता क्या है, किसे कहते हैं कंपन तल और क्या होता है कंपन तल। देखो भाई, इसमें ये कह सकता हूं कि वह तल जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश व तरंग संचरण की दिशा दोनों स्थित होते हैं। जैसे मान लो कोई भी प्लेन लिया, उस प्लेन में विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर, विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर व तरंग संचरण की दिशा, यह दोनों क्या होते हैं, स्थित होते हैं। उस तल को क्या कहते हैं, कंपन तल कहते हैं। फिर आता है दूसरा पॉइंट, ध्रुवण तल। ध्रुवण तल, पोलराइजेशन प्लेन, इसे हम क्या कहेंगे कि वह तल जिसमें, पहली बात तुम ये कहें कि ये जो तल होता है ये कंपन तल के क्या होता है, लंबवत गति करता है। किसके लंबवत गति करता है, कंपन तल के लंबवत गति करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कंपन तल और ध्रुवण तल दोनों आपस में क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। अर्थात इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं कि कंपन तल के लंबवत वह तल जिसमें तरंग संचरण की दिशा उपस्थित व प्रकाश सदिश अनुपस्थित होता है। यानी कि वह तल, या ऐसे कहें कि कंपन तल के लंबवत वह तल जिसमें प्रकाश सदिश दिशा उपस्थित व तरंग संचरण की दिशा उपस्थित व प्रकाश सदिश या विद्युत क्षेत्र सदिश अनुपस्थित होती है, उसे क्या कहते हैं, ध्रुवण तल कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसी में अध्रुवित प्रकाश। ये दो पॉइंट पढ़ा हमने इसमें आगे पॉइंट पढ़ेंगे अध्रुवित प्रकाश। एक होता है अध्रुवित प्रकाश, दूसरा होता है ध्रुवित प्रकाश। दो प्रकार के हम पढ़ेंगे ध्रुवण में, एक होता है ध्रुवीय प्रकाश, एक अध्रुवीय प्रकाश। अब देखो इसमें ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। ध्रुवित प्रकाश ये होता है कि जो प्रकाश होता है वो जो प्रकाश के सदिश होते हैं वो सभी संभव दिशाओं में क्या करते हैं, कंपन करते हैं। यानी कि ऐसा प्रकाश जिसके प्रकाश सदिश संभव हर दिशा में कंपन करते हैं, उसे अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, इसके हम एग्जाम्पल ये कह सकते हैं
कि बल्ब या ट्यूबलाइट, बल्ब या ट्यूबलाइट से, बल्ब या ट्यूबलाइट से उत्सर्जित प्रकाश, से उत्सर्जित प्रकाश, किसी भी बल्ब या ट्यूबलाइट से जब प्रकाश उत्सर्जित होता है तो वह प्रकाश उस बल्ब या ट्यूबलाइट के चारों ओर उत्सर्जित होता है, प्रकाशित होता है। यानी कि उस चारों ओर क्या करता है, वो कंपन करता है, उस तल में क्या करते हैं, वो कंपन करते हैं। तो उस बल्ब या ट्यूबलाइट से जो प्रकाश उत्सर्जित होता है, उस बल्ब या ट्यूबलाइट से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश को हम कैसा प्रकाश कहेंगे, अध्रुवित प्रकाश कहेंगे। सीधी सी बात है कि वह प्रकाश जिसके प्रकाश सदिश हर संभव दिशा में कंपन करेंगे तो वह प्रकाश कौन सा होगा, अध्रुवित प्रकाश होगा। फॉर एग्जांपल बल्ब या ट्यूबलाइट से उत्सर्जित प्रकाश कौन सा होगा, अध्रुवित प्रकाश होगा। ध्रुवित प्रकाश कौन सा होगा, ऐसा प्रकाश जिसके प्रकाश सदिश निश्चित दिशा में कंपन करते हैं उसे ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। यानी कि वह प्रकाश जिसके प्रकाश सदिश निश्चित दिशा में क्या करते हैं, कंपन करते हैं, उसे क्या कहेंगे हम, ध्रुवित प्रकाश कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये कोई प्रकाश सदिश है, जहां पर क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, उसी दिशा में क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, ध्रुवीय प्रकाश कहेंगे। जब भी ध्रुवीय प्रकाश प्राप्त होगा तो कोई पोलराइड होगा, उससे पोलराइड के जो पोलराइड होगा, उस पोलराइड से निर्गत जो प्रकाश होगा वो प्रकाश कैसा होगा, ध्रुवित होगा। यानी किसी भी पोलराइड द्वारा जो प्रकाश उत्सर्जित होता है या प्राप्त करते हैं अपन, तो वो कौन सा होता है, ध्रुवित प्रकाश होता है। ठीक है, अब इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक बच रहा है। दो टॉपिक बच रहे हैं इसमें। अब एक तो ध्रुवीय प्रकाश प्राप्त करने की विधियां और एक मेलस का नियम। प्रकाश का ध्रुवण, और इसमें हम पॉइंट पढ़ेंगे ध्रुवीय प्रकाश प्राप्त करने की विधियां। ध्रुवीय प्रकाश प्राप्त करने की विधियां, इसके अलग अलग विधियां होती हैं। प्रकाश के परावर्तन द्वारा, अपवर्तन द्वारा, द्विअपवर्तन द्वारा, निकोल प्रिज्म द्वारा, पोलराइड द्वारा, ये सारे हम क्या करेंगे, एक एक क्रम वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हो गया, जो पहला पॉइंट है या पहली जो विधि है वो विधि क्या होगी, परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण कैसे होता है, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, बूस्टर का
नियम, बूस्टर का नियम। देखो कैसे हुआ, हमने तल ले लिया और इस पर इन्होंने क्या बना दिया, अभिलंब बना दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ हो गया, या कोई पारदर्शी सतह हो गई, या ऐसे कहें कि पानी की सतह हो गई। यहां से प्रकाश आपतित होता है और यह प्रकाश कैसा होता है, अध्रुवित प्रकाश होता है। कैसा प्रकाश होता है, अध्रुवित प्रकाश होता है। अध्रुवित का मतलब यह हुआ कि इसके जो प्रकाश सदिश हैं ये हर संभव दिशाओं में क्या करते हैं, कंपन करते हैं। इस कारण से ये प्रकाश कौन सा हो गया, अध्रुवित प्रकाश हो गया। ये कौन सा हो गया, अध्रुवित प्रकाश हो गया। ठीक है, जब यह अध्रुवित प्रकाश किसी आपतन कोण पर आपतित होता है तो इसका आंशिक परावर्तन और आंशिक अपवर्तन हो जाता है। इसका आंशिक परावर्तन और आंशिक क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। जो ये आंशिक परावर्तन और आंशिक अपवर्तन होता है ये क्या होता है, आंशिक ध्रुवित होता है। कौन से होता है, आंशिक ध्रुवित होते हैं। लेकिन इस आपतन कोण के मान को, लेकिन इस आपतन कोण के मान को इस प्रकार बढ़ाया जाए, इस प्रकार बढ़ाया जाए एक निश्चित मान पर जो ये परावर्तित प्रकाश प्राप्त हो रहा है, ये हमें यदि पूर्णतः क्या हो, ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो, पूर्णतः क्या हो, ध्रुवित प्राप्त हो, तो उससे निश्चित आपतन कोण को हम कहेंगे बूस्टर कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, बूस्टर कोण। ये क्या हो गया, इसे मैंने कह दिया आपतन कोण और ब्रैकेट में लिख दिया मैंने आई ऑफ बी। बी मतलब बूस्टर कोण, आई मतलब एंगल। इसे मैंने कह दिया बूस्टर कोण कह दिया। बूस्टर कोण भी कह सकते हैं या ध्रुवण कोण भी कह सकते हैं, बूस्टर या ध्रुवण दोनों कह सकते हैं। जब ऐसी स्थिति होगी तो ये क्या होगा, आर होगा, और ये क्या होगा, पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश होगा। ये कौन सा होगा, पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश होगा। इससे पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश और जो आंशिक अपवर्तित हो रहा है, इन दोनों के मध्य जो कोण बनता है उस कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, जो ये अपवर्तित हो रही है इससे अपवर्तित तो हम क्या कह सकते हैं, ये हो गई आंशिक ध्रुवित अपवर्तित तरंग हो गई, और ये क्या हो गया, पूर्णतः ध्रुवित परावर्तित तरंग हो गई। इसे हम क्या कह सकते हैं, पूर्णतः ध्रुवित परावर्तित तरंग कह सकते हैं। ठीक है, हम इसको ये कह सकते हैं कि इसका कोण भी कितना हो गया, आर हो गया, और ये जो पूर्ण ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है ये हमें बूस्टर कोण पर प्राप्त होता है। अब हमें बात यह आती है कि ये बूस्टर कोण को हम परिभाषित कैसे करें, तो यहां लिखेंगे बूस्टर या ध्रुवण कोण, बूस्टर या ध्रुवण कोण। तो इस बूस्टर या ध्रुवण कोण को हम परिभाषित ऐसे कर सकते हैं कि आपतन कोण का वह निश्चित मान, आपतन कोण का
वह निश्चित मान जिस पर परावर्तित तरंगें पूर्णतः ध्रुवित प्राप्त होती हैं उसे क्या कहेंगे हम? बूस्टर या ध्रुवण कोण कहेंगे। ठीक है, इससे बूस्टर या ध्रुवण कोण की जो स्पर्श ज्या होती है, क्या होती है? स्पर्श ज्या होती है। इस स्पर्श ज्या का मान माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। अर्थात क्या हो गया? N21 इक्वल टू 10 I ऑफ B। इसे ही क्या कहते हैं हम? बूस्टर का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बूस्टर का नियम कहते हैं। यहां से इस बूस्टर कोण I ऑफ B का हम मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे? I ऑफ B इक्वल टू 10 इनवर्स N21 हो गया। 10 इनवर्स N21 यही क्या कहलाएगा? बूस्टर कोण कहलाएगा। अब इसमें जो आपके मैंने ये कहा कि पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश तरंगें जो होती हैं और आंशिक ध्रुवित अपवर्तित तरंग होती है, ये परस्पर 90 डिग्री पर लंबवत होती हैं। वो कैसे होती हैं? वो हम स्नेल के नियम से क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। मैंने इसे नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हमने इसमें ये कहा कि परावर्तन द्वारा ध्रुवण में परावर्तित तरंग व अपवर्तित तरंग एक दूसरे के लंबवत होती हैं। इसे स्नेल के नियम द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे क्या लिखेंगे? परावर्तन द्वारा ध्रुवण में परावर्तित तरंग व अपवर्तित तरंग एक दूसरे के लंबवत होती हैं। इसका मान स्नेल के नियम से ज्ञात करते हैं। अतः स्नेल के नियम से क्या हो गया? N21 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई अपॉन साइन आर। अब आई का मान क्या है? आई ऑफ बी है कि नहीं है? तो क्या हो गया? N21 बराबर साइन आई ऑफ बी अपॉन साइन आर, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया? tan आई ऑफ बी इक्वल टू साइन आई ऑफ बी अपॉन साइन आर। tan थीटा, जो tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो क्या बन गया? साइन आई ऑफ बी अपॉन कॉस आई ऑफ बी इक्वल टू साइन आई ऑफ बी अपॉन साइन आर। साइन आई ऑफ बी से साइन आई ऑफ बी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या बन गया? साइन आर इक्वल टू कॉस आई ऑफ बी। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है कि नहीं होता? हमने पढ़ रखा है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये पढ़ रखा है। तो क्या बन गया? साइन आर इक्वल टू साइन 90 माइनस आई ऑफ बी, साइन से साइन कैंसिल,
तो R बराबर 90 माइनस आई ऑफ बी, तो R प्लस आई ऑफ बी बराबर क्या हो गया 90। ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ कि दोनों का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा 90 के बराबर होगा। अर्थात अपवर्तित और परावर्तित दोनों तरंगे जो होंगी वो क्या होंगी परस्पर लंबवत होंगी। परस्पर क्या होंगी लंबवत होंगी। ठीक है। जो सेकंड विधि है वो है अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। दूसरी विधि है अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। अपवर्तन विधि द्वारा प्रकाश का क्या करेंगे अपन ध्रुवण प्राप्त करेंगे। अब देखो वे अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण कैसे प्राप्त करेंगे और कैसे इसको हम हल करेंगे। हमने क्या लिया कुछ समांतर कांच की प्लेटें ले ली, और इनको परस्पर क्या रख दिया हमने एक ही स्थिति में स्थिर रख दिया ऐसे। जब इन समांतर कांच की प्लेटों पर हम अध्रुवित प्रकाश आपतित करवाते हैं, यहां से हमने प्रकाश आपतित करवाया, तो ये प्रकाश कौन सा है अध्रुवित प्रकाश। ये कौन सा प्रकाश है अध्रुवित प्रकाश प्राप्त है। यहां से ये परावर्तित प्रकाश तरंगें होती हैं जो पूर्णतः ध्रुवित होती हैं, लेकिन जो अपवर्तित प्रकाश किरण तरंगे ये आगे की ओर बढ़ रही हैं, ये अपवर्तित प्रकाश तरंग आगे की ओर बढ़ रही है, ये प्रकाश तरंग ये आंशिक ध्रुवित होती है। ये क्या होती है भाई आंशिक ध्रुवित होती है। ठीक है। यहां से इसको हम ये कह सकते हैं कि ये पूर्ण परावर्तित ध्रुवित प्रकाश होता है और ये आंशिक ध्रुवित अपवर्तित प्रकाश होता है। ये कांच की प्लेटें होती हैं, कांच की प्लेटें, ये पूर्णतः ध्रुवित परावर्तित प्रकाश है। ये आंशिक ध्रुवित
अपवर्तित प्रकाश है। ये जो कांच की प्लेटों का एक झुंड होता है, इसे हम कहते हैं प्लेट पुंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेट पुंज भी कहते हैं। देखो होता क्या है कि जैसे जैसे ये अद्वितीय प्रकाश इन कांच की प्लेटों पर आपतित होता है, तो ये इनका आंशिक परावर्तन और आंशिक अपवर्तन होता है। जो परावर्तित तरंगें होती है, वो परावर्तित तरंगों का जो प्रकाश होता है वो पूर्णतः ध्रुवित होता है। मतलब इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं, ये क्या हो गया? पूर्णतः ध्रुवित। लेकिन जो आंशिक अपवर्तन होता है, इन आंशिक अपवर्तित प्रकाश तरंगें जो प्राप्त होती हैं, ये प्रकाश तरंगें आंशिक ध्रुवित होती है। आंशिक क्या होती है? ध्रुवित। इसके कारण आंशिक ध्रुवित, इसके कारण आंशिक ध्रुवित। लेकिन इसके कारण जितना आंशिक ध्रुवित होगा वो दूसरी प्लेट के कारण और भी कम होगा। धीरे धीरे ये समांतर प्लेटों से जब गुजरता हुआ प्राप्त होता है, तो हमें अंतिम बिंदु पर जो अपवर्तित तरंग प्राप्त होती है वो पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। इस कंप्लीट संपूर्ण विधि को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। जो ये व्यवस्था होती है, ये संपूर्ण जो व्यवस्था होती है, उस संपूर्ण व्यवस्था को हम बोलते हैं पट्टिका पुंज कहते हैं। क्या बोलते हैं? पट्टिका पुंज कहते हैं। ठीक है। तीसरा है द्वि अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। तीसरा है द्वि अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। द्वि अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश किरण कैल्साइट या आइसलैंड स्पार, जब प्रकाश किरण कैल्साइट या आइसलैंड स्पार के क्रिस्टल पर आपतित होता है, जब कोई प्रकाश किरण कैल्साइट या आइसलैंड स्पार के क्रिस्टल पर आपतित होता है, तो वह ये कैल्साइट या आइसलैंड स्पार का क्रिस्टल उस प्रकाश किरण को दो किरणों में विभक्त कर देता है, बांट देता है, अपवर्तित कर देता है। ठीक है। तो अपवर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें, दो किरणें प्राप्त होती हैं, इसे द्वि अपवर्तन कहते हैं। यानी कि जब भी दो क्रिस्टल लिए हमने, एक कैल्साइट क्रिस्टल ले लिया या आइसलैंड स्पार क्रिस्टल ले लिया, इन दोनों क्रिस्टलों में किसी भी एक क्रिस्टल पर जब प्रकाश किरण आपतित करवाई जाती है, तो अपवर्तन के पश्चात हमें दो अपवर्तित तरंगें प्राप्त होती हैं, जिसे हम कहते हैं द्वि अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वि अपवर्तन कहते हैं। तथा इस क्रिस्टल पर, तथा जो ये क्रिस्टल होता है, भाई जिस क्रिस्टल पर क्या होता है, दो अपवर्तक किरणें प्राप्त होती हैं, तो इस क्रिस्टल को हम क्या कहेंगे? द्वि अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। नेक्स्ट चलिए, सॉरी, हम इसमें ये कह सकते हैं कि जो द्वि अपवर्तक से प्राप्त जो प्रकाश हमें प्राप्त होता है, वो कौन सा होता है? समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। पहली बात तो हमने कहा कि द्वि अपवर्तक किसे कहा कि जब कैल्साइट या आइसलैंड स्पार के क्रिस्टल पर हम प्रकाश किरण आपतित करवाते हैं, तो
अपवर्तन के पश्चात दो अपवर्तित तरंगें प्राप्त होती है जिसे द्वि अपवर्तन कहते हैं, तथा ये जिस क्रिस्टल द्वारा प्राप्त होता है उसे द्वि अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, अब हम ये कह सकते, इसमें ये कहा कि कैल्साइट या आइसलैंड स्पायर से जो हमें प्रकाश प्राप्त होता है वो समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, इसको हम प्रायोगिक रूप से ऐसे देख सकते हैं कि किसी भी एक सफेद कागज में द्वि अपवर्तन घटना को देखने में हमने क्या किया कि कोई एक सफेद कागज लिया, उस सफेद कागज पर हमने एक बिंदु रख दी, स्याही की क्या बना दी, बिंदु बना दी। जब स्याही की बिंदु बनाते हैं और उसके ऊपर कैल्साइट या आइसलैंड क्रिस्टल रखते हैं, इसके ऊपर क्या रखते हैं, कैल्साइट या आइसलैंड का क्रिस्टल रख दिया, तो हमें ये कैल्साइट या आइसलैंड स्पायर का क्रिस्टल रखने के पश्चात ये दो बूंदें दिखाई देती है, ये दो बूंदें दिखाई देती हैं, जिसमें जब इस क्रिस्टल को हम घुमाते हैं तो एक बूंद स्थिर होती है तथा दूसरी बूंद स्थिर बूंद के चारों ओर चक्कर लगाती है। क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। स्थिर बूंद अपवर्तन के सामान्य नियमों का पालन करती है। ऐसे कहें जैसे मान लो ये O किरण हो गई और ये E किरण हो गई, हमने दो किरणें रिप्रेजेंट कर दिया इसको, इसे मैंने स्थिर कह दिया, ये स्थिर है और ये क्या है, गतिशील है। चक्कर लगा रही, इसके चारों ओर क्या कर रही है, मूवेबल है। ये जो स्थिर बूंद होती है ये अपवर्तन के सामान्य नियमों का पालना करती है, जबकि जो गतिशील बूंद होती है ये अपवर्तन के सामान्य नियमों की पालना नहीं करती। मतलब ये हुआ कि जिस बूंद को स्थिर रखा, हमने देखा स्थिर है, उस बूंद को जो रेखा रिप्रेजेंट करती है, प्रदर्शित करती है, वो रेखा उस अपवर्तन के नियमों का सामान्य अगर पालन करती है तो उसे हम कहेंगे स्थिर बूंद कहेंगे, और उसे हमने नाम दे दिया ओ बूंद नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, ओ बूंद नाम दे दिया। तथा जो दूसरी बूंद होती है, तथा जो दूसरी बूंद ई होती है